हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चार्टर्ड कॉमर्स डिजिटल क्लासेस। हाँ जी बच्चे, तो टुडे इज द फर्स्ट क्लास फॉर ऑडिटिंग। आपका बीकॉम पार्ट 1 ऑनर्स पेपर में ऑडिटिंग जो सब्जेक्ट है बच्चे, आज उसका पहला क्लास है। यू कैन से दिस इज अ टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन क्लास। उसके पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज समीर कुमार, मेरा नाम समीर कुमार है। आई एम टेकिंग ऑडिट, इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस फॉर द लास्ट 8 years। लगभग 7-8 साल से मैं ऑडिट का, इकोनॉमिक्स का और लॉ की क्लासेस ले रहा हूँ। ठीक है जी बच्चे। करेंटली अभी प्रेजेंटली मैं चार्टर्ड कॉमर्स इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ। इन एडिशन टू दैट साथ साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI सीए इंस्टीट्यूट के पाटलिपुत्रा ब्रांच में भी मैं सीए फाउंडेशन और सीए इंटर के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। ठीक है जी बच्चे। चलिए तो वापस से थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट मैटर पे आ जाते हैं बच्चा। हम लोगों का क्लास जो है वो क्या होगा जी बच्चे, ऑडिट का क्लास। सबसे पहले कौन कौन से यूनिवर्सिटीज को कवर करेंगे, हम लोगों का स्ट्रेटेजी क्या होगा, किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। उससे पहले एक बात मैं बता दूं, बच्चों के मन में ये भ्रांति, कंफ्यूजन रहता है बच्चा कि सर ऑडिट जो है वो तो बिल्कुल थ्योरी पेपर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चे। ऑडिट, एक बात पहले आप समझ लेंगे कि ऑडिट जो है वो बिल्कुल थ्योरी पेपर नहीं है। ऑडिट 100% क्या है जी बच्चे, प्रैक्टिकल पेपर है। आप सोच के देखिए, जैसे आपने सुना होगा, ऑब्वियसली आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो थोड़ी बहुत तो अंडरस्टैंडिंग आप में होगी ही। ऑडिट का मतलब क्या होता है जी बच्चे, हम लोगों ने अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बहुत सारा चीज हम लोगों ने बनाया जी। अब वो सही तरीके से बना है कि नहीं, ट्रांजैक्शंस की एंट्री सही हुई है कि नहीं, कहीं कोई फ्रॉड एरर तो नहीं है, उसको डिटेक्ट करना। कंपनीज जो है वो चाहती हैं कि किसी तरह का कोई गलती ना हो। इसके लिए कंपनी क्या करती है, एक इंडिपेंडेंट आदमी को आइडेंटिफाई करती है, एक्सपर्ट को, और कहती है कि भाई आप हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कीजिए, देखिए इसमें कोई एरर तो नहीं है। नॉर्मली दैट पर्सन इज नोन एज एन ऑडिटर। उस आदमी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिटर, जो एक सिस्टमेटिक और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, फिनेंशियल स्टेटमेंट का। समझ में आ रही बात जी, क्लियर। अब देखेंगे बच्चे, तो ये तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि बुक्स को वेरीफाई करना, चेक करना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये प्रोसेस हमारा ऑडिटिंग का हो गया। मैं बात कर रहा था बच्चे थ्योरी के बारे में। तो बिल्कुल अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन का, ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो या प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो, मतलब कॉमर्शियल नेचर का हो या नॉन कॉमर्शियल नेचर का हो, आप अगर उसका ऑडिट करने के लिए जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जी बच्चे, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट ऑल द रेलिवेंट सब्जेक्ट्स। आपको सिर्फ ऑडिटिंग बोल के सेपरेट सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होना चाहिए, आपके पास अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए। समझ में आ रही बात जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि आपके पास अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए। उसने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है, उसने जो अपना पीएल अकाउंट बैलेंस शीट बनाया है, उसमें एंट्रीज सही तरीके से पोस्ट किया हुआ है कि नहीं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया है कि नहीं, ये सारा चीज। इसके लिए यू मस्ट बी एक्सपर्ट इन अकाउंटेंसी। अब देखेंगे बच्चे, आपको टैक्स लॉज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि उसी अकाउंटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट जो आप बोलते हैं बच्चे, उस प्रॉफिट के बेसिस पे हमको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स देना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से कैलकुलेशन करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें बच्चे, आप पढ़ेंगे बीकॉम पार्ट 3 में जाके इनकम टैक्स पेपर, हम लोग जो अकाउंट्स में कैलकुलेट करते हैं जी बच्चा, डेप्रिसिएशन एसेट पे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। समझ में आ रही है बात जी। तो आपको इनकम टैक्स का नॉलेज भी होना चाहिए, टैक्स लॉज, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो। इनडायरेक्ट टैक्स बोले तो जीएसटी, क्योंकि कंपनी भी तो जीएसटी पेमेंट करेगी। ठीक है जी। तो आपको टैक्स का भी नॉलेज होना चाहिए। अब समझेंगे, आपको अदर लॉज, कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट, जो भी आपके कंपनी के लिए रेलेवेंट प्रोविजंस हैं, लॉज हैं, लॉ का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है जी, समझ में आ रही बात। तो ऑडिटर जो है, ही मस्ट बी एक्सपर्ट इन वेरियस सब्जेक्ट्स। और ऑडिट जो है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। आप हॉस्पिटल में गए ऑडिट करने के लिए, तो थ्योरी वाली बात नहीं है। वहां पे क्या क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स हम लोग इन्वॉल्व करेंगे, जिसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हॉस्पिटल ने सही तरीके से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाया है या नहीं बनाया है। समझ में आ रही बात जी। तो मैंने पहले ही कहा यही बात कि आप अपने दिमाग से बिल्कुल ये निकाल देंगे कि ऑडिटिंग जो है वो थ्योरी पेपर है। हाँ, शुरू का जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बच्चे, एक आध चैप्टर हो सकता है कि आपको फील हो कि थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट है, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा
कि वो जो आपका पेपर है, वो जो आपके शुरू के जो चैप्टर्स हैं, उसमें भी हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को कवर करें। आपको फील होना चाहिए कि बीइंग एन ऑडिटर मैं भी ऐसा ही काम करूंगा, तो लिखने में भी अच्छा लगेगा। क्वेश्चंस आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद नहीं करने पड़ेंगे। समझ में आ रही बात जी? तो ये तो हो गया हम लोगों का कैसे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अब यूनिवर्सिटीज के बारे में, पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, जेपी यूनिवर्सिटी छपरा, बीआर यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। उस लगभग सारे यूनिवर्सिटीज में सिर्फ आई थिंक मिथिला का वो एक यूनिवर्सिटी है, ललित नारायण यूनिवर्सिटी, ऐसे उनमें बीकॉम पार्ट 1 में क्या पढ़ना है जी? अकाउंट्स पढ़ना है और मैथमेटिक्स पढ़ना है। बाकी सारे लगभग यूनिवर्सिटीज में आपको बीकॉम पार्ट 1 में ऑनर्स पेपर में अकाउंट्स पढ़ना है और ऑडिटिंग पढ़ना है। समझ में आ रही बात जी? तो ये सारे के सारे यूनिवर्सिटीज में मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो लगभग कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे जो यूनिवर्सिटी के हैं वो मिथिला वाले यूनिवर्सिटी को छोड़ के, जिनमें आपको ऑडिटिंग पढ़ना ही नहीं है, उनको छोड़ के बाकी सारे स्टूडेंट्स जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। दिस पेपर विल बी रिलेवेंट फॉर यू। ठीक है जी, हम सारा का सारा कवर हो जाएगा। दूसरी बात, सर हम लोगों की स्ट्रेटेजी क्या होगी? क्वेश्चंस हम लोगों के एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं? ध्यान देंगे बच्चे, कुछ यूनिवर्सिटीज में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव रहता है। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, मैं जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा और बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बच्चे वो सब्जेक्टिव पूछते हैं। एक क्वेश्चन पूछेंगे भारी भरकम 20 नंबर का, टोटल 10 क्वेश्चन देंगे, उसमें से 5 क्वेश्चन आपको करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा से, और क्वेश्चन नंबर 1 में सपोज 10 या 20 क्वेश्चन जो है वो एक नंबर 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव होंगे। बाकी के क्वेश्चन जो होंगे आपके वो सारे क्वेश्चन सपोज सब्जेक्टिव होंगे, तो 20-20 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, बिल्कुल हेवी वेट। सर 20 नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो कितना लिखेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि बीकॉम का एग्जाम है तो थोड़ा डिटेल में हम लोगों को लिखना होगा। अगर डेफिनेशन पूछा जाएगा तो 2-3 तरह के डेफिनेशन हम लोग देने का प्रयास करेंगे। क्लियर? अब देखेंगे बच्चा, ऑडिट का जो आपका पेपर है, मेरा प्रयास रहेगा कि हर क्वेश्चन का आंसर जहां तक हो सके पॉइंट वाइज हम लोग लिखें, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके। क्लियर है जी? उससे आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। और अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैं प्रयास करूंगा कम से कम आपको छोटे छोटे पॉइंट्स हैं तो 15 से 20 पॉइंट्स बनाने के, कि एटलीस्ट एग्जामिनर अगर एक एक पॉइंट पे एक एक नंबर भी देता है तो यू कैन हैव वेरी गुड मार्क्स इन ऑडिटिंग। जहां पे क्वेश्चंस के आंसर्स पॉइंट वाइज नहीं हो सकते हैं वहां पे हम लोग पैराग्राफ वाइज लिखेंगे। प्रेजेंटेशन भी अच्छा रहेगा। समझ में आ रही बात जी? क्लियर है? जहां पे पॉइंट हमारे बहुत बड़े बड़े होंगे वहां पे भी हम लोगों को प्रयास करना है कि कम से कम हम लोग 8 से 10 पॉइंट तो लिखें, कि 2-2 मार्क्स करके भी अगर एक पॉइंट पे मिले तो हम लोग फुल मार्क्स के बराबर अचीव कर सकें। ठीक है जी? क्लियर है बच्चा? तो ये हुआ पार्ट। अब देखेंगे, सर आप नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे? बिल्कुल, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा बच्चे। और आपके एग्जाम में जिस पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैंने अपना जो नोट्स प्रिपेयर किया है बच्चे, उसी पैटर्न के हिसाब से, मींस क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैंने नोट्स प्रिपेयर किया है आपके लिए। लगभग डायरेक्ट यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और इस तरीके से प्रिपरेशन किया गया है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ऑटोमेटिक इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो बिल्कुल आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी? और मैंने जैसा कि आपको बताया, जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, लगभग सारे यूनिवर्सिटीज जो बिहार के अंतर्गत आती हैं, जिनको की ऑडिट पेपर पढ़ना है, वो सबके लिए ये जो कंटेंट होगा वो सफिशिएंट होगा। ठीक है जी? तो शुरू करते हैं बच्चा। चल, हर चैप्टर में हमने क्या किया है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बताने का प्रयास किया है आपको। ठीक है जी? क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन ऑडिटिंग एंड व्हाट आर द इट्स इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। ऑब्वियस ही बात है सर, सबसे पहले तो हम लोग यही जानने की इच्छुक हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, ये ऑडिटिंग का इतिहास क्या है, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ ऑडिटिंग। अगर हम ऑडिट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का करवाते हैं तो उससे मुझे क्या क्या फायदा है, और क्या ऑडिटिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं अगर डिसएडवांटेजेस तो क्या क्या है। ठीक है जी? अब समझेंगे इसमें एक बात बच्चे, पुराने जमाने में ऑडिट बोल के कोई सब्जेक्ट सेपरेट पेपर नहीं हुआ करता था। इंटेंसिव एग्जामिनेशन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चेकिंग वैसी नहीं होती थी। ऑडिट जो है वो ऑडायर वर्ड से बना है, मिलेगा बच्चे हम लोगों को। ऑडिट जो है वो किस वर्ड से बना है जी बच्चे? ऑडायर, AUDIRE,
ऑडायर, ऑडायर का मतलब होता है टू हियर, सामने वाला कुछ बोल रहा है और मैं उसकी बात सुन रहा हूं, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, मैं समझ गया, समझ में आ रही बात जी बच्चे। तो सामने वाला से एक्सप्लेनेशन सुनना, टू दैट इज ऑडायर से बना है ऑडिट। सर एक्सप्लेनेशन सुनने का मतलब क्या हुआ, समझो बच्चे। एक्सप्लेनेशन सुनने का मतलब ये हुआ कि पुराने जमाने में जो सेठ जी लोग हुआ करते थे, कंपनी के मालिक हुआ करते थे, उनके अकाउंटेंट साहब जो है, मुनीम साहब जो है, वो क्या करते थे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते थे, मतलब हिसाब किताब रखते थे। अब एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद से 2 महीना के बाद या 6 महीने के बाद या अकाउंटिंग ईयर मेरा सपोज फाइनलाइज हो रहा है 31 मार्च के बाद, एक पर्टिकुलर समय के बाद जो सेठ जी थे, जो मालिक थे, ओनर थे, वो अपने मुनीम साहब को बुलाते थे और बुला के उनसे पूछते थे कि अच्छा ये हिसाब किताब आपने पिछले 6 महीने का, 1 साल का बनाया है, उसको थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करके समझाइए। अब एक एक पॉइंट पे स्पेशली कैश ट्रांजैक्शन, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रॉड होने का चांसेस कहां होता है बच्चे, कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन में। तो मुनीम जी ने बोले तो जो अकाउंटेंट साहब हैं, उन्होंने जो जो कैश में खर्चा वाला ट्रांजैक्शन, या तो पैसा आने का नहीं तो पैसा जाने का, रिसिप्ट और पेमेंट से रिलेटेड जो भी उन्होंने खर्चे किए हैं, ठीक है जी बच्चे, वो सारे ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब, एक्सप्लेनेशन वो सुनते थे। हाँ फटाफट से बताइए, इस तारीख का ये पैसा कहां से आया, इस तारीख का ये पैसा आपने कहां से खर्च किया, उसका हमको एक्सप्लेनेशन दीजिए, उसका अगर कोई बिल वगैरह है, वाउचर वगैरह है तो मुझे बताइए। वाउचर का मतलब है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे, क्लियर है। तो इसी प्रोसेस को जिसमें कि वो एक्सप्लेनेशन लेते थे कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, दैट वाज नोन एज ऑडिटिंग। यहां से एक तरह से देखिए तो ऑडिटिंग का इंट्रोडक्शन हुआ। फिर कैसे ऑडिटिंग का स्कोप जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ते गया, बिल्कुल हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। समझ में आ रही बात जी? चलिए फटाफट से देखते हैं, एक एक लाइन, दो दो लाइन हम लोग पढ़ेंगे बच्चे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। आप सिर्फ हमारी बातों को ध्यान से समझेंगे तो आपको फिर याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ऑडिट में कुछ भी याद करने वाली बात नहीं है बच्चे, मैं इतने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करूंगा कि आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। समझ में आ रही बात जी? फटाफट। प्रायर टू 1913, 1913 के पहले, इंडिपेंडेंस हम लोगों का हुआ था 1947 में बच्चा, ये कह रहा है 1913 के पहले नो क्वालिफिकेशन फॉर ऑडिटर्स वाज प्रिस्क्राइब्ड, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले ही ऑडिटर लोगों का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी था, ठीक है जी। इट वाज इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 व्हिच हैड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर एन ऑडिटर। इंडिया में जो कंपनीज एक्ट है आपने सुना होगा बच्चे, सर कम हम लोगों ने सुना है कंपनीज एक्ट 2013, उसके पहले था कंपनीज एक्ट 1956, उसके पहले भी जब ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भी कंपनीज के लिए लॉ बनाया था बिफोर इंडिपेंडेंस, दैट वाज कंपनीज एक्ट 1913 फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो वो चूंकि 1913 से एप्लीकेबल हुआ था इसीलिए उसको कंपनीज एक्ट 1913 बोला गया। और पहली बार ऑडिटर्स के लिए, एक किसी कंपनी का अगर हम ऑडिटर बनना चाहते हैं, हम उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वैल्यू करना चाहते हैं, एग्जामिन करना चाहते हैं, तो मेरे पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी गया और वो ऑडिटर का काम कर सकता है। तो पहली बार 1913 में कंपनीज एक्ट में ऑडिटर्स के क्वालिफिकेशंस के बारे में चर्चा किया गया था कि ऑडिटर होने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, कौन से एग्जाम आप पास होने चाहिए, ठीक है जी बच्चे। उसके पहले ऑडिटर बनने के लिए कोई विशेष क्वालिफिकेशंस की आवश्यकता नहीं थी। The growth of auditing in India can be related with this act, which had made it compulsory for every company to get its account audited once in every year. अब आप ऑडिटिंग का स्कोप इसी से समझ सकते हैं बच्चे, 1913 वाले एक्ट के बाद से ही, कि 1913 में कंपनीज एक्ट में यह कंपलसरी कर दिया गया कि कोई भी कंपनी अगर इंडिया में एक्ट के तहत रजिस्टर होगी, कंपनीज एक्ट के तहत अगर कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन लेगी, तो साल में एक बार एक क्वालिफाइड ऑडिटर से उसको अपने बुक्स को क्या कराना जरूरी होगा बच्चे, ऑडिट कराना जरूरी होगा, ठीक है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑडिट का स्कोप धीरे धीरे इंडिया में कितना बढ़ रहा था, ठीक है जी। The Bombay government was first to start a diploma in accountancy which was known as government diploma in accountancy. महाराष्ट्र बॉम्बे गवर्नमेंट जो थी, जो कि अब मुंबई है, उन्होंने उसी समय पहली बार एक डिप्लोमा अकाउंटेंसी कोर्स, गवर्नमेंट डिग्री उन्होंने अनाउंस किया कि आप अगर ऑडिटर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, एक स्पेशल कोर्स करना होगा आपको। क्या नाम है जी बच्चे, गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी, दैट इज GDA,
ठीक है जी। द पर्सन होल्डिंग सच डिप्लोमा वेयर क्वालिफाइड टू एक्ट एज ऑडिटर इन प्रोविंस ऑफ द कंट्री। जो भी लोग ये जीडीए का सर्टिफिकेट जिनके पास था, दे वेयर डीम्ड टू बी क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट ऑफ ऑडिटर ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी। वो लोग क्या कहे माने जाते थे कि अब वो ऑडिटर का पोस्ट संभाल सकते हैं। ठीक है जी। तो शुरुआत में ऑडिटर बनने के लिए क्या था बच्चे, जीडीए नामक एक डिग्री आपको लेनी पड़ती थी, जो कि कौन देता था, बॉम्बे गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता था। उनके एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कीजिए, आप क्या बन जाएंगे जी, ऑडिटर बन जाएंगे। ठीक है बच्चा। चलो, in 1949 the Chartered Accountants Act was passed। 1 जुलाई 1949 आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया सीए इंस्टीट्यूट का गठन हुआ और सीए इंस्टीट्यूट एक्ट जो है वो क्या हुआ बच्चे, 1949 में पास हुआ। तब से एक अलग प्रोफेशनल बॉडी पार्लियामेंट में, भारत का जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में पास किया गया और एक अलग ऑडिटर के लिए एक अलग, एक तरह से देखिए तो बॉडी का ही इस्टेब्लिशमेंट हुआ और उनका काम ही था सेपरेट एग्जाम लेना। और जो भी मेंबर, जो भी स्टूडेंट्स उनका एग्जाम पास करके मेंबर बन जाएंगे, वो जो है वो क्वालिफाइड है किसी भी कंपनी का ऑडिट करने के लिए, ऐसा कहा गया। ठीक है जी बच्चे। The Institute of Chartered Accountant of India was established by the Act of Parliament on 1st July 1949. It regulates the profession, conducts examination and grants certificate of practice. Certificate of practice बोले तो COP। ध्यान देंगे बच्चे, जो भी लोग सीए इंस्टीट्यूट के द्वारा कंडक्ट किए हुए एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे, हर स्टेज को, फाउंडेशन लेवल, इंटर लेवल और फाइनल लेवल, तो जब वो फाइनल लेवल क्वालिफाई कर जाएंगे तो इंस्टीट्यूट उनसे पूछेगा कि क्या आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मतलब क्या आप ऑडिटर बनना चाहते हैं। आप अगर ऑडिटर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप अप्लाई कीजिए, आपको एक अलग से सर्टिफिकेट मिलेगा। आपने जो सीए पास किया है बच्चे, उसका तो पासिंग सर्टिफिकेट आपको मिलेगा ही। आप अगर अलग से ऑडिटर का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए एक आपको सेपरेट सर्टिफिकेट मिलेगा, दैट इज सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। आपके पास करने के बाद दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, हम किसी कंपनी में एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब करने लगे। जो लोग जॉब करते हैं बच्चे, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, वो ऑडिटर नहीं बन सकते हैं, वो क्योंकि उस कंपनी के एम्प्लॉय कहे जाते हैं। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, कंपनी ऑडिट से रिलेटेड टॉपिक में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चे क्वालिफिकेशंस, ऑडिटर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, वो हम लोग उस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सीए इंस्टीट्यूट के एग्जाम को आप क्वालिफाई कीजिए, आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इंस्टीट्यूट से लीजिए, तब आप क्या हो सकते हैं, एज एन ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है जी। आगे, नाउ अ पर्सन हैज टू पास द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट एंड फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन। द इंस्टीट्यूट मेंटेन्स अ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। इंस्टीट्यूट जो है वो कितने लोग पास हुए, कितने स्टूडेंट्स पास होकर उसके मेंबर बन गए, उसका इंस्टीट्यूट रजिस्टर मेंटेन करता है। अब इंस्टीट्यूट के जो मेंबर्स हैं वो भी दो प्रकार के हो सकते हैं। कैसे दो प्रकार के हो सकते हैं बच्चे, एक को बोलते हैं एसीए, एसोसिएट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, या एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो लोग पास करते हैं और उनका पास करने के अभी 5 साल नहीं पूरा हुआ है, 5 साल के अंदर में जो है, से 2020 में मैं क्वालिफाई किया तो 2025 के पहले तक मैं एसीए कहा जाऊंगा, एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसे ही 2025 ऑनवर्ड्स हो जाएगा तो ऑटोमेटिक मैं सीनियर सीए बन जाऊंगा। तो सीनियर सीए को कहा जाता है बच्चे एफसीए, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट। एसीए का मतलब सिंपल वर्ड्स में, जिनका अभी 5 साल क्वालिफाई हुए नहीं पूरा हुआ है, जूनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है तो उनको एसीए बोलते हैं। जिनका 5 साल पूरा हो गया है उनको एक अलग श्रेणी में रखा गया कि भैया आप क्या हैं जी, आप एक तरह से देखिए तो सीनियर है, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो उनको एफसीए कहा जाता है, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ठीक है जी बच्चे। इन 1956 द न्यू कंपनीज एक्ट रिप्लेस्ड द एक्ट ऑफ 1913। ऑलरेडी मैंने बता दिया 1913 वाला एक्ट को 1956 ने अपना नया कंपनीज एक्ट लाकर रिप्लेस किया, और अब तो 1956 वाला एक्ट भी रिप्लेस हो गया है और उसके जगह पे क्या आ गया है बच्चे, कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर है जी। चलिए आगे। अब ये तो एक तरह से देखिए तो इतिहास हो गया बच्चे, सीए ऑडिटर कौन लोग बन सकते हैं, तो ऑडिटर बनने के लिए क्या करना होगा, सीए इंस्टीट्यूट के द्वारा कंडक्ट किए हुए एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए अप्लाई करना होगा। शुरू के 5 साल तक हम एसीए कहे जाएंगे, उसके बाद हम क्या कहे जाएंगे बच्चे, एफसीए कहे जाएंगे।
चलिए जी आगे, डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। द वर्ड ऑडिट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड ऑडायर। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया बच्चे, ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछेंगे ऑडिट वर्ड जो है वो किस वर्ड से बना है, लैटिन वर्ड ऑडायर से बना है, विच मीन्स टू हियर, बातें सुनना। In the olden days, a person was appointed to audit cash transactions only. That is, whether the person responsible for recording cash receipt and payment on behalf of the business owner has done his job properly or not. जिस भी व्यक्ति को मैंने अकाउंटेंट का काम दिया है, मुनीम जी का काम दिया है कि भैया आप मेरा हिसाब किताब संभालो, उसने अपना मेरा हिसाब किताब सही से संभाला है कि नहीं, उसके लिए मैं एक एक्सपर्ट आदमी को बुला के लाता था पुराने जमाने में, और वो एक्सपर्ट आदमी हर ट्रांजैक्शन का उससे एक्सप्लेनेशन लेता था, सुनता था। इसी प्रोसेस को हम लोग ऑडिटिंग बोलते थे। तो ऑडिटिंग हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ऑडायर। क्लियर है बच्चा? चलिए, हेंस इट वाज मेयरली अ कैश ऑडिट। तो पुराने जमाने में ऑडिट का मतलब सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस का वेरिफिकेशन करना, सिर्फ ऑडिट वाज कंसर्न्ड अबाउट कैश ऑडिट। बट नाउ द वर्ड ऑडिट हैज अ वाइडर मीनिंग। लेकिन अब क्या हो गया है जी बच्चे, ऑडिट जो है वो बहुत बड़े सेंस में, इसका स्कोप जो है वो क्या हो गया है बच्चा, बढ़ गया है। क्लियर है जी? चलिए, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ ऑडिट। ऑडिट का डेफिनेशन क्या है जी? तो देखेंगे, एक बड़े फेमस राइटर हैं स्पाइसर एंड पिगलर साहब। स्पाइसर और पिगलर साहब ने ऑडिट का डेफिनेशन क्या दिया बच्चा? ऑडिटिंग इज द एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स, अकाउंट्स एंड वाउचर्स ऑफ द बिजनेस। मैंने आपको कहा था वाउचर वर्ड एक्सप्लेन करेंगे। ऑडिटिंग क्या है जी? एग्जामिनेशन। वो भी किस प्रकार का एग्जामिनेशन बच्चा? तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ऑडिटिंग इज व्हाट? तो ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स, अकाउंट्स एंड वाउचर्स ऑफ द बिजनेस। ये क्या है जी बच्चे? किसी भी बिजनेस के जो बुक्स हैं, अकाउंट्स हैं और उसके जो वाउचर्स हैं, वाउचर का सिंपल वर्ड में मतलब बिल। अगर मैंने कोई भी मशीन, कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी सामान खरीदा तो उसके लिए मुझे रसीद मिलेगा कि नहीं मिलेगा बच्चा, वाउचर मिलेगा कि नहीं। तो अगर मान लीजिए से हमने कोई इक्विपमेंट खरीदा, कोई मशीन खरीदा, स्टेशनरी परचेस किया, तो दुकान वाला हमसे हम बोलेंगे कि हमें रसीद काट के दीजिए, कॉपी कर दें 1000 रुपए का स्टेशनरी। क्लियर? अब मैं अगर जर्नल एंट्री पास करूंगा, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सपोज, ठीक है जी बच्चे, तो साथ में जो जर्नल एंट्री होगा वहीं पे हम क्या करेंगे, उससे रिलेवेंट बिल या वाउचर वहीं पे हम लगा के रखेंगे रेफरेंस के लिए कि देखिए भैया 1000 रुपया जो खर्च किए हैं उसका ये बिल है। ऑडिटिंग क्या है जी बच्चे? जो भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जिसमें उसमें जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी एंट्रीज हैं और जो भी हमने बिल दिया है, वाउचर्स दिया है अकाउंटेंट ने, उसका सिस्टमेटिक इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करना। आप बोलेंगे सर इंडिपेंडेंट आपने लिखा, इसका क्या मतलब हुआ बच्चे? ध्यान देंगे बच्चे, यहां इंडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कि ऑडिटर जो है वो एक इंडिपेंडेंट आदमी है। इंडिपेंडेंट का मतलब वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। जिस कंपनी का, जिस ऑर्गेनाइजेशन का मैं ऑडिट करने के लिए गया हूं, समझो बच्चे, जिस ऑर्गेनाइजेशन का मैं ऑडिट करने के लिए गया हूं, उस ऑर्गेनाइजेशन से मेरा कोई रिलेशनशिप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं होना चाहिए। इसके बारे में हम लोग फिर ऑडिटर के क्वालिफिकेशन में पढ़ेंगे डिटेल में। अगर उस कंपनी के एम्प्लॉय से मेरा जान पहचान है बोले तो हम उसके रिलेटिव हैं, उस कंपनी के डायरेक्टर के हम रिलेटिव हैं, उस कंपनी के ही हम एम्प्लॉय हैं। उस कंडीशन में कहीं ना कहीं हम पार्शियलिटी कर सकते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं हम थोड़ा भेदभाव, बायस्डनेस हो सकता है कि नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा फ्रॉड भी डिटेक्ट हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, आप तो अपने आदमी हैं, चलिए ठीक है, चलता है चलता है। समझ में आ रही बात जी? तो कहने का सेंस क्या है बच्चे? ऑडिटिंग क्या है जी? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ में आया होगा बच्चा? क्लियर है? The purpose is to satisfy that the balance sheet shows a true and fair view of the state of affairs of the business and the profit or loss derived by the business during the financial period. Objective हमारा क्या है जी बच्चे? पर्पस हमारा क्या है कि कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपना पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया है, दैट पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट मस्ट शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। मतलब कि ट्रू माने सही और फेयर माने उचित, जो होना चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो सही है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से है, उस हिसाब से एंट्री होनी चाहिए, और जो उचित है वो होना चाहिए, गलत नहीं। मतलब आप रूल को भी फॉलो करें। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चे? बच्चे कंफ्यूज करते हैं ट्रू और फेयर का मतलब, सर दोनों तो एक ही चीज हुआ। नहीं बच्चे,
अगर हमने स्टेशनरी परचेस किया तो ट्रू एंट्री क्या होनी चाहिए, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये ट्रू है। एंड फेयर का मतलब क्या हुआ, 1000 रुपया का स्टेशनरी परचेस किए, अब 1500 लिख दिए। बताओ बच्चे, क्या हमने फेयर काम किया? काम तो सही किए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से सही जर्नल एंट्री पास किए, लेकिन जो अमाउंट लिखे हैं दैट इज नॉट फेयर। तो इन्होंने कहा सही भी होना चाहिए, एज पर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, जेन्युइन भी होना चाहिए, फेयर भी होना चाहिए। तो ऑल द आइटम्स इन द पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट मस्ट शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है उसका सही और उचित वहां पे इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इसको चेक करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी बच्चे, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द ऑडिटर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ ऑफ द अबव फैक्ट, अब ये ऊपर का चीज ट्रू फेयर व्यू है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए ऑडिटर साहब जो है वो क्या करते हैं जी, ही मे ऑब्टेन सच इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन दैट वुड बी नेसेसरी इन द मैटर। जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं, कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, स्टाफ हैं, उसको जो उचित लगेगा ऑडिटर को, उनसे वो उचित एक्सप्लेनेशन वो मांग सकता है। भैया ये अमाउंट कहां से आया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बताइए। अकाउंटेंट से एक्सप्लेनेशन मांगे कि नहीं? हमें अपना ओपिनियन देना है बच्चे कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट सही तरीके से बना है या नहीं बना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं उनसे क्या करेंगे, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी हम ले सकते हैं। कंपनी एक्ट में मुझे इस प्रकार का अधिकार दिया गया है, ठीक है जी। Further, if he is not satisfied with the position of the business as shown in the balance sheet and profit and loss account, he must report as to why he is not satisfied. अगर ऑडिटर को लगता है कि सही और तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स उचित तरीके से नहीं बना है, तो वो उसमें अपना ऑडिट रिपोर्ट, अपनी ओपिनियन प्रेजेंट करेगा कि मेरे हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स सही नहीं बना है, विथ रीजन कि क्यों सही नहीं बना है। समझ में आ रही बात जी? फटाफट से पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे बच्चे आप हमारे साथ, वेट कर रहे हैं हम आपका, जल्दी से पढ़ेंगे बच्चा। हो गया जी बच्चे, चलिए। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। अगर हम ऑडिट करते हैं तो व्हाट आर द एडवांटेजेस, उससे मुझे क्या क्या फायदा हो सकता है ऑडिट कराने से। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग कैन बी जज्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट इवन दोज ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर नॉट कवर्ड बाय द कंपनीज एक्ट गेट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड। ध्यान देंगे, हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चे, 1913 में पहली बार कंपनीज एक्ट में प्रोविजन लाया गया कि जो भी कंपनियां कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर हो रही हैं, वो सारी कंपनियों को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट कराना जरूरी है। तो अगर कोई कंपनी नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो वो तो कंपनीज एक्ट के तहत कवर नहीं होंगी बच्चे। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि उनको ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है? इन्होंने कहा नहीं जी, आप ऑडिट का इंपॉर्टेंस, ऑडिट का फायदा इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनीज को छोड़ के जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं वो भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिटिंग कराते हैं। इसका इतना फायदा ही है। अब उनके लिए, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो, भैया उनके लिए ऑडिट का क्या क्या इंपॉर्टेंस है जिसके कारण वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराते हैं, ये हम लोग स्टडी करेंगे। क्या क्या बेनिफिट है बच्चे, देखेंगे। सबसे पहले फॉर द बिजनेसमैन एंड शेयर होल्डर्स। अगर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को क्या फायदा है अगर उनके कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड होता है। और जो बिजनेस है, उनके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायदा है, देखेंगे नीचे। इन केस ऑफ सोल ट्रेडर, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है और हम अपने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का ऑडिटिंग कराते हैं तो क्या फायदा है, ही कैन डिपेंड अपॉन द ऑडिटेड अकाउंट्स, he can value his business on the basis of audited accounts for the purpose of sale of business or for admitting a new partner। ध्यान देंगे, मैं सोल प्रोप्राइटरशिप का राशन का दुकान चलाता हूं बच्चे। मेरा दुकान डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो 3 तल्ला दुकान है और 3 फ्लोर का दुकान है और उसमें लगभग हम सारे आइटम्स को रखते हैं। ठीक है जी बच्चे, मुझे लगा कि मुझे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहिए, लेकिन अकेले मुझसे संभाल में नहीं आ रहा है। मैंने सोचा कि क्या किया जाए जी, क्या किया जाए। ऐसा करते हैं कि पार्टनरशिप कर लेते हैं, कि नए पार्टनर को एडमिट कर लेते हैं। आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, बीकॉम पार्ट 1 में भी आपको पार्टनरशिप का कुछ कुछ कंसेप्ट पढ़ना है डिसोल्यूशन से रिलेटेड। आप क्लास 12 में भी पढ़ के आए होंगे पार्टनरशिप। मैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में हूं, मैं अब पार्टनरशिप करना चाह रहा हूं, नए पार्टनर को एडमिट करना चाह रहा हूं। नया पार्टनर आएगा तो हम इतने दिन से बिजनेस चला रहे हैं जी बच्चे, उससे गुडविल का पैसा मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? बोलेंगे भैया हम पिछले 10 साल 15 साल से अपना बिजनेस चला रहे हैं, बताइए
आप फ्री में आके और प्रॉफिट शेयर करने लगेंगे, आप मुझे क्या दो, प्रीमियम फॉर गुडविल। जर्नल एंट्री किए होंगे बच्चे आप, समझ में आ रही बात जी। तो मैं गुडविल का अमाउंट उनसे चार्ज करूंगा, बट व्हाट शुड बी द बेसिस, किस बेसिस पे, किस ग्राउंड पे, ऐसे ही मन में सुनो भाई 5 लाख दे दो, ऐसे तो नहीं कर सकते हैं। मेरे बिजनेस का आज के डेट में क्या वैल्यूएशन है, मेरे पास जो बिजनेस है एसेट्स का क्या वैल्यू है, लायबिलिटीज का क्या वैल्यू है। तो हम अपने मन से बैलेंस शीट बना के और लिख के दे देंगे तो सामने वाला भरोसा करेगा नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चे, एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से, एक क्वालिफाइड ऑडिटर से हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिटिंग कराएंगे, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट और ऑडिटर वेरीफाई करेंगे, हाँ जी मेरे हिसाब से आपके बिजनेस की इतनी वैल्यू है, आपके बिजनेस का ये गुडविल है। अब उस वैल्यूड बिजनेस के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं जी बच्चे, नए पार्टनर का एडमिशन कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे हम उससे प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। समझ में आ गई बात जी, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चा, क्लियर है जी, ठीक है। इनफैक्ट और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। मान लीजिए मैं सोल प्रोप्राइटरशिप में ही रहना चाहता हूं, पार्टनरशिप में नहीं जाना चाहता हूं, मैंने सोचा कि मैं अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करूं। पटना में मेरा एक जगह बोरिंग रोड में ब्रांच है, मैं चाहता हूं कि मैं पाटलिपुत्रा में भी ब्रांच करूं, कंकड़बाग में भी ब्रांच करूं, राजा बाजार में भी ब्रांच करूं, इनफैक्ट मुजफ्फरपुर, सिवान, मोकामा, अररिया, हर जगह मैं अपने ब्रांचेस का एक्सपेंशन करना चाहता हूं। पैसा मेरे पास नहीं है, मैंने सोचा कि बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं। सबसे पहले बैंक कहेगा कि आपने जो बैलेंस शीट बना के दिया है भैया मुझे उस पर भरोसा नहीं है, आप एक ऑडिटर से इसकी ऑडिटिंग करा के और सिग्नेचर करा के वैल्यू मुझे दिखाइए। तो वहां भी अगर मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिटिंग करता हूं बच्चे, ऑडिटिंग करवाता हूं एक क्वालिफाइड आदमी से, तो वहां पे उसका क्या हो जाएगा बच्चे, इंपॉर्टेंस वैल्यू हो जाएगा। बैंक उस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे मुझे इजीली लोन ग्रांट कर सकता है। एक सीए के सिग्नेचर के बेसिस पे उसका जेन्युइननेस प्रूफ होता है, उसकी ओरिजिनलिटी प्रूफ होती है। समझ में आ रही बात जी, क्लियर है। दूसरा एडवांटेज, डिस्प्यूट ओवर द करेक्टनेस ऑफ प्रॉफिट्स कैन बी अवॉइडेड। प्रॉफिट सही में कैलकुलेट हुआ कि गलत प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ, चार्टर्ड अकाउंटेंट वैल्यूएशन करेगा तो जेन्युइन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बेसिस पे करेगा, ट्रू एंड फेयर व्यू के बेसिस पे करेगा, तो वो जो प्रॉफिट का ऑडिटेड प्रॉफिट जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, उस पर किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। In case of partnership firm, audited accounts will be useful in valuing the goodwill and business on the admission and retirement of partner. Already मैंने डिस्कस कर दिया। कोई पार्टनर आ रहा है तो कितना गुडविल का शेयर लाएगा, बिजनेस का वैल्यूएशन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हम भरोसा कर सकते हैं। कोई पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है तो गुडविल का शेयर उसको मिलना चाहिए। तो आज के डेट में हमारा बिजनेस का वैल्यू कितना है, गुडविल का वैल्यू कितना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करके सिग्नेचर करेंगे, दैट वैल्यू विल बी एज्यूम्ड टू बी ट्रू एंड फेयर। ठीक है जी। अब शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो गया जी। शेयर होल्डर्स हु डू नॉट नो अबाउट द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी कैन जज द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट फ्रॉम ऑडिटेड अकाउंट्स। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे बच्चे। आपको पता है इंडिया में जो पब्लिक कंपनीज हैं वो जनरल पब्लिक को क्या कर सकती हैं, शेयर्स इशू कर सकती हैं। एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैं खुद भी चाहूं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू शेयर्स परचेज कर सकता हूं। क्लियर है जी। अब ध्यान देंगे बच्चा, अगर मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर्स परचेज किया, से आई हैव परचेज्ड 1000 शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। अब अगर मैं 1000 शेयर्स का शेयर होल्डर हो गया तो आपने पढ़ा होगा बच्चे, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। कैसे ओनर होते हैं, क्योंकि 1000 शेयर के इक्विवेलेंट प्रॉफिट में मेरी हिस्सेदारी होगी। अगर कंपनी लिक्विडेट होगी, कंपनी बंद होगी, उस कंडीशन में, कंपनी अगर क्लोज होगी, उस कंडीशन में जितना मेरा शेयर है उसके वैल्यू के हिसाब से एसेट में मेरा क्या होगा बच्चे, शेयर होगा। दैट्स व्हाई द नेम इज शेयर होल्डर, इसीलिए मेरा नाम ही है शेयर होल्डर है। कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में मेरा हिस्सा है, कंपनी के रिजर्व में मेरा हिस्सा है। ठीक है जी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने तो पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में अपने शेयर्स बेचे हुए हैं, तो सारे लोग इसके मतलब मालिक हैं, बिल्कुल मालिक हैं। अब हम लोग तो यही जानते हैं कि जो लोग कंपनी के मालिक होते हैं वो कंपनी को चलाते हैं। आप अपने गली मोहल्ले के दुकान में देखोगे, जो दुकान का मालिक होता है वो कैश काउंटर पर बैठा रहता है, इंप्लॉय लोग काम करते हैं। अब अगर हम कंपनी के मालिक हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, 1000 शेयर खरीदे, 1000 शेयर के बराबर के मालिक हैं, तो हम यहां से फोन करके पूछेंगे और क्या हाल चाल है जी, काम ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कोई भी काम पूछिएगा तो पहले एक बार हमसे पूछ लीजिएगा, तभी कोई काम करिएगा, अदरवाइज नहीं कीजिएगा। सारे शेयर होल्डर लोग अगर इस तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज को फोन करके और उनके इंप्लॉयज को पूछना शुरू करें बिना हमारे परमिशन के कोई डिसीजन नहीं लेना, तब तो कंपनी चल ही नहीं पाएगी।
तो इसके लिए क्या हुआ है बच्चे, इसके लिए कंपनीज एक्ट में प्रोविजन बनाया गया है। क्या प्रोविजन बनाया गया है जी बच्चे, कि सारे शेयर होल्डर मिलके और एक मीटिंग करते हैं। दैट मीटिंग इज नोन एज एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम। और उस एनुअल जनरल मीटिंग में कुछ शेयर होल्डर के बीच में ही कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। दोज पर्सन आर नोन एज द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। अब ये जो डायरेक्टर हैं वो लोग क्या करते हैं जी बच्चे, ये डायरेक्टर शेयर होल्डर का रिप्रेजेंटेटिव बनके और कंपनी को चलाते हैं, कंपनी के डे टू डे अफेयर्स को देखते हैं। समझ में आ रही बात? आप बोलेंगे सर रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक तो मुकेश अंबानी साहब हैं। बिल्कुल है बच्चे, यहां पे भी वोटिंग वाली बात होती है। जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होता है वो सबसे बड़ा शेयर होल्डर। मेरे पास तो 1,000 शेयर है, मुकेश अंबानी साहब ने से रिलायंस का 60% शेयर अपने पास रखा है। तो जो भी डिसीजन होगा उस डिसीजन में 60% तो उन्हीं का होगा, तो वो जो बोलेंगे वही होगा। समझ में आ रही बात जी बच्चे? क्लियर है जी? वो जो बोलेंगे वही होगा, ठीक है। इसीलिए वो ट्रू ओनर है। हम लोग भी शेयर होल्डर्स हैं तो हम लोग भी ओनर हैं, बट ही इज द ट्रू ओनर, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा वोट करने का अधिकार है। जैसे आप समझेंगे, बिहार में इलेक्शन हुआ बच्चे, तो हम लोगों ने वोट दिया, जनता मालिक। नेता लोग बोलते रहते हैं जनता मालिक जनता मालिक। अब हमने जिनको सबसे ज्यादा वोट दिया वो हमारे बिहाफ में मेरे रिप्रेजेंटेटिव बनके और बिहार सर को चला रहे हैं। वो मालिक नहीं है, मालिक हम हैं। हमने उनको चुन के, पूरे बिहार के लोग अगर मिलके चलाना शुरू करेंगे तो अच्छे से चलेगा नहीं। तो हमने अपने पूरे बिहार के लोगों ने, करोड़ों लोगों ने मिलके और 243 रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना है कि भैया मेरे बिहार में आप बिहार को चलाइए। उसी तरह कंपनी में भी यही सिस्टम है, सारे शेयर होल्डर मिलके और डायरेक्टर्स को चुनते हैं। वो डायरेक्टर क्या करते हैं, कंपनी को चलाते हैं। अब डायरेक्टर कंपनी को ठीक से चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं, इसके लिए ऑडिटर हर साल के अंत में उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिटिंग करता है और चेक करता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स सही पिक्चर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर उसमें कोई गलती होगी तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी बच्चे, डायरेक्टर्स की होगी। यही बात यहां लिखा हुआ है। क्लियर है जी? शेयर होल्डर्स हु डू नॉट नो अबाउट द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी कैन जज द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बोले तो डायरेक्टर्स, ठीक है जी, फ्रॉम ऑडिटेड अकाउंट्स। ऑडिटर के रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी ने, मैनेजमेंट ने ठीक से काम किया कि नहीं, और शेयर होल्डर जो है वो क्या कर सकते हैं, उसके बेसिस पे भरोसा कर सकते हैं। समझ में आ गई बात जी? क्लियर है बच्चा? मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिट का क्या क्या लाभ है, क्या क्या बेनिफिट्स है, फटाफट से। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग एरर्स एंड फ्रॉड्स। जो मैनेजमेंट है, जो कंपनी के ऑफिसर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको क्या फायदा है ऑडिट होने से? अगर अकाउंटेंट ने या किसी दूसरे ने कोई गलती कर दी है, या तो एरर हो गया है या किसी ने फ्रॉड किया है, तो उसको पकड़ने में अगर हम ऑडिट करवाएंगे सिस्टमेटिक, तो ऑडिटर जो है वो फ्रॉड और एरर्स को डिटेक्ट करने में क्या होगा बच्चे, सुविधा होगा। ठीक है जी? ऑडिटर क्या कर सकता है, एरर और फ्रॉड को आइडेंटिफाई कर सकता है। ये मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट है। इट कीप्स द अकाउंटेंट एंड स्टाफ विजिलेंट while preparing books and records, as they know in advance that all the accounts are to be audited. जो अकाउंटेंट है या जो फाइनेंस ऑफिसर्स हैं वो कंसर्न रहेंगे, वो विजिलेंट रहेंगे, पहले ही से अलर्ट मोड में रहेंगे। बाप रे बाप, 31 मार्च के बाद क्या होगा जी, ऑडिटर आएगा और ऑडिट करेगा। हम थोड़ी भी गलती करेंगे, कहीं भी फ्रॉड एरर करेंगे तो पकड़ में आ जाएंगे। इसीलिए वो अपनी काम को क्या करेगा बच्चे, वो अपने काम को और कंसस होकर करने का प्रयास करेगा। दैट इज द बेनिफिट। क्लेम्स ड्यू टू फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द ऑडिटेड अकाउंट्स। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने इंश्योरेंस करा के रखा है बच्चे, आग लग गया, चोरी हो गई, फ्लड आ गया, जिसके कारण हमारे प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, व्हीकल एटसेट्रा, कोई भी एसेट का नुकसान हो गया, तो अब हम बोलेंगे कि मेरा एसेट 10 लाख का था, इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी नहीं नहीं नहीं, मेरे हिसाब से तो 2 ही लाख का था। किस बेसिस पे पता किया जाएगा कि एसेट की वैल्यू कितनी थी? तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करेगा, उसमें जो प्लांट मशीनरी का ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वैल्यू लिखा रहेगा, वो वैल्यू एक बेसिस बन सकता है, जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिगार्डिंग द प्राइस।
एसेट का क्या कॉस्ट था, और हम लोगों का क्लेम सेटलमेंट में क्या होगा बच्चे, सुविधा होगा। मैनेजमेंट गेट्स एडवाइस ऑन फाइनेंशियल अफेयर फ्रॉम द ऑडिटर्स हु हैव एक्सपर्ट नॉलेज। इतना ही नहीं, अगर ऑर्गेनाइजेशन में कहीं इंप्रूवमेंट का गुंजाइश है, काम को हम और अच्छे से कैसे करें, या हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को और अच्छे से कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, क्या अकाउंट्स का कोई मेथोडोलॉजी चेंज करने से बेनिफिट होगा, कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट सही तरीके से मेंटेन किया जा सकता है, इसके लिए भी ऑडिटर जो है वो आपको क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं कि आप सही तरीके से कौन सा अकाउंटिंग मेथड या कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। तो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग। क्लियर है बच्चा। क्रेडिटर्स, हमारी कंपनी ने जिनसे जिनसे लोन लिया है, या जो हमारे रॉ मटेरियल के सप्लायर्स हैं, या जो हमारे बैंक्स हैं जिनसे मैंने लोन लिया, या डिवेंचर होल्डर्स हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स कैन डिपेंड अपॉन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हाइल टेकिंग डिसीजन टू ग्रांट अ क्रेडिट टू बिजनेस हाउसेस। अगर बैंक भी आपकी कंपनी को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को लोन देगा, तो सबसे पहले वो सॉल्वेंसी चेक करता है। सॉल्वेंसी का मतलब क्या हुआ बच्चे, सॉल्वेंसी का मतलब कि वेदर यू विल बी एबल टू रीपे द लोन बैक और नॉट, आप लोन को वापस करने में सक्षम होंगे या नहीं होंगे, इसके लिए बैंक क्या करता है जी बच्चे, बैंक बोलता है आप अपना बैलेंस शीट दिखाइए, आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बताइए, आपका पहले से कितना लोन है वो बताइए। समझ में आ रही बात जी। तो हम तो अपने से कुछ भी लिख के दे सकते हैं, वही अगर मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाऊंगा, तो उस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैंक या डिवेंचर होल्डर्स या क्रेडिटर्स जो है वो भरोसा करेंगे। ठीक है जी बच्चे, और उसके बेसिस पे मुझे लोन मिलना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और वो भी भरोसा करेंगे कि कंपनी के रिजर्व में सीए ने सिग्नेचर किया है, मींस सही में कंपनी के रिजर्व में वो पैसा पड़ा है। समझ में आ रही बात जी। तो हमारा लोन रीपे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है जी। फॉर द गवर्नमेंट बॉडीज, सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या बेनिफिट है ऑडिट कराने का। टैक्सेशन अथॉरिटीज डिपेंड अपॉन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ध्यान देंगे बच्चे, कंपनीज जो है उनको टैक्स देना है अपने नेट प्रॉफिट के बेसिस पे। अब कंपनियां टैक्स बचाने के लिए क्या कर सकती हैं, फेक एक्सपेंसेस, गलत गलत खर्चा है, खर्चा किए 10,000 दिखाए 50,000, खर्चा जबरदस्ती हम फेक दिखाएंगे तो पीएल अकाउंट का डेबिट साइड बड़ा हो जाएगा, एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो प्रॉफिट हमारे क्या होंगे बच्चे, कम होंगे। समझ में आ रही बात जी। तो हमें कम प्रॉफिट में क्या करना होगा, टैक्स देना होगा। समझ में आ रही बात। तो टैक्स बचाने के लिए कंपनियां जो है वो क्या करती हैं, फेक एक्सपेंसेस दिखा सकती हैं, या अपने इनकम को सप्रेस कर सकती हैं। इनकम हुआ 5 करोड़, दिखाए 3 करोड़। लेकिन जब इंडिपेंडेंट ऑडिटर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करेगा तो हर ट्रांजैक्शन का सपोर्टिंग बिल और वाउचर मांगेगा, तो वहां पे फ्रॉड और एरर की संभावनाएं जो है वो क्या हो जाएंगी बच्चे, कम हो जाएंगी। क्लियर है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे भरोसा करती है। नहीं भैया, इंडिपेंडेंट ऑडिटर ने कहा है कि इतना प्रॉफिट है, उन्होंने सिग्नेचर किया है, मतलब ये प्रॉफिट है, आप आराम से उसके बेसिस पे टैक्स दे सकते हैं। तो सरकार भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भरोसा करती है। ठीक है बच्चे। ऑडिटेड अकाउंट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट टू प्रोवाइड एन एविडेंस। कोर्ट में भी कहीं ना कहीं बहुत एक्सटेंट तक ऑडिटेड बैलेंस शीट को प्रमाण की तरह प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है जी। ऑडिटेड अकाउंट्स आर यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट व्हाइल ग्रांटिंग सब्सिडी एटसेट्रा। बहुत सारी कंपनियों को गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है जी, सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करती है, लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। जैसे अभी देखेंगे कोरोना काल में 3-4 महीने तक लगभग सारे ऑर्गेनाइजेशंस शट डाउन थे। गवर्नमेंट को लगा कि जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, लघु और कुटीर उद्योग, यस, लघु और कुटीर उद्योग, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो मोदी जी ने कहा कि जो एमएसएमई सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस का सेक्टर जो है, उनके लिए मैं अलग से लोन का प्रोविजन करता हूं कि आप बैंक से जाइए लोन लीजिए। ठीक है जी। अब मैं बैंक में लोन लेने के लिए जाऊंगा तो बैंक वाले कहेंगे बैलेंस शीट बना के दीजिए अपना। बैलेंस शीट अगर मैं सिंपल बना के दूंगा तो बैंक वाले भरोसा नहीं करेंगे। वो बैलेंस शीट किस तरह का होना चाहिए, ऑडिटेड बैलेंस शीट होना चाहिए। तो गवर्नमेंट भी अगर आपको रियायत देती है, सब्सिडी देती है, मैंने कहा सर मेरी हालत खराब हो गई है, शटडाउन लॉकडाउन के चलते मुझे एकदम प्रॉफिटेबिलिटी माइनस में चला गया है, मैं अपने इंप्लॉय को सैलरी भी नहीं दे पा रहा हूँ। गवर्नमेंट ने कहा ओके, सही में आपकी हालत खराब है, ठीक है, आप मुझे अपना बैलेंस शीट दिखाइए, उसके बेसिस पे हम अंदाजा लगाएंगे, तब हम आपको हेल्प करेंगे, सब्सिडी देंगे, ग्रांट देंगे, डोनेशन देंगे। वो बैलेंस शीट क्या होना चाहिए, ऑडिटेड होना चाहिए, जिसपे गवर्नमेंट क्या करती है, भरोसा करती है। ठीक है जी बच्चे।
फॉर अदर्स, और भी लोगों के लिए ऑडिट का क्या बेनिफिट है बच्चे? इट कैन बी यूज्ड बाय इंश्योरेंस कंपनीज टू सेटल द क्लेम्स अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ लॉस बाय फायर। ऑलरेडी हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया। इंश्योरेंस कंपनियां भी जो हैं, शोरूम में आग लग गया, कंपनी में आग लग गया, कंपनी वाले ने क्लेम किया कि भैया आपके पास इंश्योरेंस कराए थे, पैसा दीजिए, तो इंश्योरेंस कंपनी भी बोलेगी कि आप अपना ऑडिटेड बैलेंस शीट दीजिए, उसमें जो एसेट का वैल्यू लिखा हुआ रहेगा वही वैल्यू मैं मानूंगा और उसी के बेसिस पे हम अपने क्लेम को सेटलमेंट करेंगे। तो सच इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिटेड बैलेंस शीट और यू कैन से ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है बच्चा, चलिए। In case of amalgamation and absorption, the purchasing company can calculate purchase consideration on the basis of audited accounts. Amalgamation का मतलब क्या होता है जी बच्चे? दो कंपनियां आपस में मिलके एक हो जाती हैं, वोडाफोन आइडिया वी। ठीक है। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एक कंपनी दूसरे कंपनी में मर्ज हो जाती है, एक कंपनी दूसरे को एक्वायर कर लेती है, जो भैया आज से तुम मेरा। ठीक है जी। टाटा कंपनी ने लैंड रोवर को परचेस कर लिया, समझ में आ रही बात जी? दैट इज एब्जॉर्प्शन। अब समझेंगे, हमारी कंपनी आपकी कंपनी को अगर परचेस करेगी तो बदले में आपके कंपनी के शेयर होल्डर्स को पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? आप अपने मोहल्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। मेरा एक राशन का दुकान है, बगल में एक और राशन का दुकान है, मैंने कहा कि भैया आप अपना पूरा का पूरा बिजनेस हमको बेच दीजिए, तो किस बेसिस पे बेचेंगे? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज? देयर मस्ट बी सम बेसिस फॉर दैट। क्या होना चाहिए बच्चे? कुछ ना कुछ उसके लिए बेसिस होना चाहिए। क्लियर? तो यहां पे उस कंपनी का ऑडिटेड बैलेंस शीट जो है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, वो इस बात का प्रूफ होगा कि परचेस कंसिडरेशन क्या होगा। मैं आपको परचेस कर रहा हूं, व्हाट विल बी द कंसिडरेशन फॉर दैट, इन रिटर्न मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा। दैट इज द बेनिफिट। It safeguards the interest of the workers because audited accounts are useful settling trade dispute for higher wages or bonus. ट्रेड यूनियन वाले लेबर लोग जो बोले कि भैया मेरी सैलरी बढ़ाइए, आपको तो बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी ने क्या किया कि प्रॉफिट कम करके बैलेंस शीट में जैसे तैसे करके पीएल अकाउंट बैलेंस शीट दिखा दिया, बोले देखिए तो इतना तो कम प्रॉफिट है, हम लोग तो जैसे तैसे काम चला रहे हैं। ट्रेड यूनियन जो कंपनी के लेबर यूनियन वाले हैं, उन्होंने कहा नहीं 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 जी, हमें भरोसा नहीं है, कंपनी धोखा दे रही है, कंपनी का ये सही प्रॉफिट नहीं है, कंपनी प्रॉफिट छुपा रही है कि उसको हम लोगों को बोनस ना देना पड़े। ठीक है जी। ऑडिटेड बैलेंस शीट, यहां ऑडिटर का ऑडिटेड बैलेंस शीट रहेगा तो यूनियन वाले बोलेंगे कि ऑडिटर पे मुझे भरोसा है। सच इज द भरोसा ऑफ ऑडिटर। ठीक है जी बच्चे, सोचिए ऑडिटेड बैलेंस शीट पे कितने लोग भरोसा करते हैं। समझ में आ रही बात जी बच्चे? क्लियर है? सर आप तो इतना गुणगान कर दिए ऑडिटर का, लग रहा है कि ऑडिट का कोई लिमिटेशन ही नहीं है, कोई डिसएडवांटेज ही नहीं है। बिल्कुल बच्चे, ऑडिट का डिसएडवांटेज भी है। अगली क्लास में ऑडिट के डिसएडवांटेज के बारे में चर्चा करेंगे और अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है जी बच्चे, आज एक इंट्रोडक्शन क्लास था। अगली क्लास में हम लोग इसी तरह क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में फटाफट से चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे बच्चे। बाय बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय।